Hello dear students, Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल मंगल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। हम 12th की फर्स्ट यूनिट हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों। उसमें मैंने इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल को छोड़ा हुआ है आपके लिए, क्योंकि मैं उसकी क्लास पहले ही करा चुका हूँ। फिर भी मैं उसका इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 को करने वाले हैं, ठीक है? क्या ये बात सबको क्लियर है? यूनिट नंबर 2 स्पोर्ट न्यूट्रिशन को आज हम लोग खत्म करेंगे, पूरी यूनिट करेंगे आज, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटे के आसपास की क्लास हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में हम इसको खत्म करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट और द एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट, दे आर वेरी सिंपल। इंटरम्यूरल टूर्नामेंट की बात करें तो इंटरम्यूरल टूर्नामेंट में बेसिकली होता क्या है कि द टूर्नामेंट विच इज गोइंग टू प्ले विद इन द वॉल, मीन्स इनसाइड द इंस्टीट्यूशन खेला जा रहा हो, इनसाइड द डिपार्टमेंट खेला जा रहा हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इंटरम्यूरल टूर्नामेंट कहते हैं। अब इसके आती है एम और ऑब्जेक्टिव की बात। एम्स की बात करें तो इसमें ये होता है कि मास पार्टिसिपेशन हमें कराना होता है, रॉ टैलेंट को खोजना होता है, राइट? सबसे ज्यादा ये होता है कि फन एक्टिविटीज को इनमें इंक्लूड करा जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करें, ठीक है? क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? देखिए, जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे, इफ मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, व्हाट विल हैपन? वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द विच स्टूडेंट इज गुड एट व्हाट काइंड ऑफ गेम, so easily we can find out, right? This is the perspective between behind to to organize a intramural tournament. If we talk about the extramural tournament, once we have completed our students preparation in intramural tournament, we moves to extramural tournament. For example, the tournament is playing between two schools, that kind of a tournament will be extramural tournament, right? अगर बड़े पर्सपेक्टिव पे आप देखो तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो इंटरम्यूरल टूर्नामेंट होता है वो विद इन द वॉल होता है, एक इंस्टीट्यूशन के बीच में होता है, राइट? ऐसे मान लीजिए कि आप अपने घर में जो बच्चे को सिखा रहे हैं, जो सारी एक्टिविटी सिखा रहे हैं, वो सारी की सारी इंटरम्यूरल है, ठीक है? अब वो उन्हीं एक्टिविटीज को जाके, उन्हीं कल्चरल वैल्यूज को जाके दूसरे लोगों के साथ डील करेगा, दूसरी फैमिलीज के साथ डील करेगा, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटी बोलेंगे। इंट्राम्यूरल में हम सारी चीजों को रिफाइन कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा प्लेयर है, वो बाहर जाके जब खेले तो उसको एथिक्स के बारे में मालूम रहे, उसको रूल्स के बारे में मालूम रहे। रियल टाइप ऑफ टूर्नामेंट जो है वो इस तरह से खेले जाएंगे, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। अब हम आते हैं स्पोर्ट न्यूट्रिशन के बारे में। तो बिफोर मूविंग अहेड, हमको ये समझ लेना है कि जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन है आपका, उसको पढ़ते क्यों, राइट? तो एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। स्पोर्ट न्यूट्रिशन का सीधा मतलब यह है कि जैसे हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, राइट? और गाड़ी में हमने सिर्फ फ्यूल डाला है, राइट? उसके अलावा हम आप देखते हैं कि इन द मार्केट देयर आर मैनी काइंड ऑफ मोबिल्स आर देयर, ठीक है? ऑयल शार्पनर आर देयर। तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, वो एक अच्छी क्वांटिटी में डालने के लिए, जिससे कि गाड़ी की जो एफिशिएंसी आपकी वो बढ़ जाए, उसके लिए वो यूज करते हैं। ऐसे ही हम कुछ स्पेशल टाइप के फूड कुछ क्वांटिटी में लेंगे, जिससे कि जो हमारी बॉडी है उसकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अल्टीमेटली अगर बात करें तो स्पोर्ट की परफॉर्मेंस हमारी क्या है, वो एनहेंस हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ये उद्देश्य है स्पोर्ट न्यूट्रिशन का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हम जानेंगे पहले कि हम इस पूरी यूनिट में करने क्या वाले हैं, किन चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज दैट द बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट पे बात करेंगे, वी विल आल्सो टॉक अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट, right? Then we will move forward for the nutritive and non-nutritive components of the diet, right? Then we will move forward to the eating of weight control, healthy weight, and pitfall of dieting, food tolerance and food myths के बारे में बात करेंगे। स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड इफेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है इसका, फ्लूइड मील इनटेक क्या है, प्री ड्यूरिंग और पोस्ट कंपटीशन किस तरह से खाना आप ले सकते हैं, इनकी बात भी हम लोग करने वाले, ठीक है? तो फूड सप्लीमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, सर ये, हाँ बेटा कोई बात नहीं, अगर लगेगा कि ज्यादा टाइम होगा, हम 1 घंटे से कम की ही क्लास रखेंगे। अगर ये लगता है कि ज्यादा हो रही है और कोई कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, तो हम अगली क्लास में खत्म कर लेंगे, मतलब 2 पार्ट में इसको खत्म कर लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? चलिए, तो इतनी सारी चीजें आपको पता चल गई कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। नाउ वी विल गेट टू नो कि व्हाई स्टडी स्पोर्ट न्यूट्रिशन, ठीक है? एवरीवन वांट टू रिमेन फिट, सबको फिट रहना है, हेल्दी रहना है,
तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्पोर्ट न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, राइट। द फूड एंड न्यूट्रिशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्या है, एक तरह से हमारा डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये हमारा बूम टू टूम जाता है, मतलब आप जब से आप पैदा होंगे वहां से डेवलपमेंट आपका शुरू होता है। वेरियस काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैं जिनको हम पढ़ते रहे हैं पहले से, शुरुआत से ही मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करा है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो, राइट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, ये सारे टाइप के जो डेवलपमेंट है वो बूम टू टूम जाते हैं आपके, ठीक है। बस यही है कि किसी की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, जिसको आप जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इन सब की थ्योरीज में पढ़ पाएंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए आगे और समझते हैं। हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अच्छी हेल्थ के लिए हमें अच्छा खाना खाना जरूरी है। कीप योर बॉडी अवे फ्रॉम डिजीजेस। अगर हम अच्छी तरह से सही अमाउंट में खाना नहीं लेते मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो लैग करेगी, ठीक है। एनहेंस स्पोर्ट परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग रिकवरी टाइम ऑफ द एथलीट। अगर आप प्रॉपर खाना ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट आपकी है, तो प्रॉपर डाइट के केस में क्या होगा, जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है, लैक्टिक एसिड और एच का फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से जो हमारी रिकवरी है वो डिले होती है, ठीक है। तो वो डिले ऑफ रिकवरी जो है वो आपका कम हो जाएगा, जिससे कि आपकी स्पोर्ट की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली एनहेंस होती है, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन कि मीनिंग जो है वो बैलेंस डाइट का क्या है, समझते हैं इसको, ठीक है। अ डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द एसेंशियल फूड्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, मिनरल्स, वाटर। इस बात को समझिए, जैसे हम खाना खाते हैं डेली, तो हमें क्या करना है, आप देखिए कि कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल एक जो कि एग्जांपल लेते हैं, राइट। कुछ लोग जैसे अब कहीं पे शादी में जा रहे हैं, शादी के फंक्शन में, अब उनको अपनी पसंदीदा कोई खाना मिल गया तो उन्होंने जबरदस्ती उसको बहुत ज्यादा खा लिया, राइट। लेकिन हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम डाइट की बात कर रहे हैं, और डाइट में भी स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस डाइट की। सो बैलेंस डाइट में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो फॉर द इनटेक इन प्रॉपर अमाउंट। कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, फैट आपको लेना है, प्रोटीन आपको लेना है, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये सारे के सारे क्या है, एक करेक्ट प्रोपोर्शन में लेने हैं, ठीक है। वो उस प्रोपोर्शन की भी बात हम लोग अभी आगे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। द बैलेंस डाइट इज द डाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ द फूड इन एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड quality according to the requirement of an individual. Means if individual are performing at various kind of optimum level, right, if you are performing for the 100 meter, you need different kind of the food. If you are intending to perform the 1000 meter, right, or 10,000 meter, you have to fulfill your body with various kind of different kind of the food. ये बात समझ पा रहे हैं क्या आप? जब हमें शॉर्ट रेसेस हैं उनके लिए इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है जितना कि हम लॉन्ग टर्म रेसेस के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि आप डेली रनिंग करते हैं मॉर्निंग में, ठीक है। जैसे 12th क्लास के ढेर सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सुबह रनिंग करने जाते होंगे। अब एक स्टूडेंट जो रनिंग करने नहीं जाता है, वो आराम से बैठा बैठा घर पे रहता है मस्त, तो उसको उतना ज्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना कि एक 400 या 1600 मीटर स्टूडेंट जो है रनिंग कर रहा है उसको जरूरत पड़ेगी। किस बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है सर, बहुत ठीक है, वेरी नाइस। चलिए बीच बीच में कमेंट ये रहता है कि बेटा बहुत सारे लोग कमेंट नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए यही है कि आप लोग कभी भी जब आप अपना क्वेश्चन लिखिए तो क्वेश्चन के साथ में QUS डाल दीजिए, तो उस पर नजर थोड़ी सी पड़ जाती है जल्दी से, तो उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखिए, जो CPF है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए मैं इसको और इंडिकेट कर देता हूँ, इसको समझ लीजिए। C स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, F स्टैंड फॉर फैट और P स्टैंड फॉर प्रोटीन। अगर इनका रेशियो आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, तो वो आपका 4:1:1 के रेशियो में रहेगा। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, इस फुल फॉर्म को आप याद रखेंगे, ठीक है। AMDR इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, AMDR। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सेप्टेबल मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज,
इसको स्पेशली याद रखेंगे, ये मैक्रो है, MACRO, मैक्रो, मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है। एक्सेप्टेबल मैक्रो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, इसकी जगह माइक्रो लिख देगा, उसके मतलब कंफ्यूजन में आप क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर योर डेली कैलोरी इनटेक 45 to 65% फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ये परसेंटेज में भी पूछ लेता है, अगर आपको परसेंटेज में पूछना है परसेंटेज में आंसर दे दीजिए। तो 45 से 65% आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं हम, 20 से 35% हम फैट, देन 10 to 35% आपका प्रोटीन। तो ये नहीं है आपको एकदम फिक्स मिलेगा, राइट। यहाँ 55% दे देता है तभी भी आंसर सही है, 40% दे देगा आंसर इज राइट, 65% दे देगा एक्सेप्टेबल, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे आने वाली और चीजों को। फॉलोइंग पॉइंट सम अप अ बैलेंस डाइट, जो है इसको और थोड़ा क्लैरिटी से हम लोग समझ लेते हैं। अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन ऑल द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट इन एडुकेट अमाउंट। अब वो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट क्या क्या हो गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, प्रोटीन, वाटर, ठीक है, एंड फाइनली मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स। ये सारे के सारे क्या हैं, वो सफिशिएंट क्वांटिटी में होनी चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी में होंगे तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट, ठीक है। चलिए, therefore is must definite proportion between the different constituent of food। क्लियर है ये बात? आगे चलिए, आगे हम लोग समझते हैं। द फूड शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल, ऐसा नहीं कि आपने कोई खाना खा लिया जो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि एवरीबॉडी नोज अबाउट हिज बॉडी, राइट। सो कुकिंग ऑफ फूड इज नेसेसरी बिकॉज इट स्टेरलाइज्ड फूड स्टेप्स एंड मेक इज प्लेटेबल एंड इजीली डाइजेस्टेबल। अब एक्चुअली होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको क्या करना है कि खाने को हम रॉ खा जा रहे हैं, राइट। कुकिंग खाने में जो है वो एक्सेप्टेबल क्यों है, वो इसीलिए है बेटा कि जैसे आपने अगर खाने को नहीं पकाया, आपने बॉयल नहीं किया, तो देयर आर सो मेनी बैक्टीरियाज देयर, दे कैन insert that food, that raw food can insert that bacteria in your body। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। देन वी कम टू द न्यूट्रिशन, क्या होता है उसको समझते हैं। हमने बैलेंस डाइट को समझ लिया, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को समझते हैं और न्यूट्रिशन से आप फिर कई सारी चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ। चलिए चलिए चलिए, वेरी नाइस। अभी देखिए, न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड टू ट्रांसपोर्ट द लाइफ। मींस न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम इनटेक कराते हैं फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और वो किस तरह करेंगे, इट इंक्लूड इंजेस्टेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और आपका एक्सक्रीशन। ये सारी की सारी चीजें किस में आएंगी, न्यूट्रिशन के अंदर आएंगी, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है, एक फिजियोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें कितना खाना खाना है, राइट, उस खाने से कितने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है, उनको एसिमिलेट करना है ठीक से, ठीक है। बायोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि खाने में से फूड का सिंथेसाइजेशन करना, फूड में से कैलोरीज का निकालना, ठीक है। जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको मेरे प्यारे बच्चों टेक आउट करना और उसको बॉडी को सप्लाई करना, ठीक है। देन कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, कैटाबॉलिज्म का मतलब प्रोसेसिंग करके फूड की और उसको एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के बंचेस के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में क्या कर देना, स्टोर कर देना बॉडी में, ठीक है। अच्छा, ये एटीपी का स्टोरेज जो रहता है वो आपका मोस्टली किस में होता है, मसल ग्लाइकोजन या मसल्स में बोल सकते हो या फिर आप लिवर में बोल सकते हो, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे। द साइंस दैट स्टडी द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशनल साइंस। अगर आपसे इसमें पूछ लेता है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जो है वो एजुकेशनल साइंस के बारे में उन्होंने पूछा था, राइट, दे वर आस्किंग अबाउट द एजुकेशनल साइंस। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि एजुकेशनल साइंस के बारे में जब पूछा था तो आपने उन चीजों को याद रखा, वैसे ही आप न्यूट्रिशन साइंस को आप याद रखेंगे कि न्यूट्रिशन साइंस इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस,
ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल साइंस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसे। इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डिफाइन एज, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसको, द साइंस ऑफ फूड, इट्स रिलेशनशिप विद द हेल्थ। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक काइंड ऑफ फूड है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक साइंस के थ्रू हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से फूड का इनटेक और फूड का जनरेशन, ठीक है, चाहे जितने भी इसेंशियल कंपोनेंट हैं उनका पिक आउट करना, किस तरह से उनका रिलेशन है बॉडी के साथ, ठीक है। चलिए, इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट द न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड which comprises to the dynamic process in which the consumption of the food is digestion, ये कंजप्शन की बात करता है, डाइजेशन की बात करता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्बेंस की बात करेगा कि किस क्या क्या इसमें एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, टिश्यूज, यूटिलाइजेशन, ठीक है, वेस्ट और डिस्पोजल, मतलब आपकी बॉडी में जितनी भी खाना खाया और वो किस तरह से खाने का पाचन आपका हुआ, फिर उसके बाद में कितनी एनर्जी उससे गेट हुई है, इन सारी की सारी चीजों की मेरे प्यारे बच्चों बात करेगा। और इसके साथ साथ ही क्या होगा कि उसको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के थ्रू किस तरह से स्टोर करना है और किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है व्हाइल वी आर परफॉर्मिंग ए फिजिकल एक्टिविटी। मींस इफ वी आर परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्टिविटी वी नीड अ सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी थ्रू विच इट कुड रन द बॉडी मूवमेंट। समझ में आ रहा है? तो वहां जो स्टोर्ड एनर्जी को फिर दोबारा से एटीपी को यूज कर लेना वर्क के लिए, मसल के मूवमेंट के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग एनाबॉलिज्म का प्रोसेस। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा सा किसको, न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिशन हमने समझ लिया कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस था, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे किसको, हम लोग समझने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स को, कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता नहीं होगा हम न्यूट्रिशन को और अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए समझिए, तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द एनर्जिक फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर आवर बॉडी, टर्म्स एज न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो सकते हैं, देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और वाटर। अब ये क्या है, ये कुछ अलग अलग क्वांटिटी में होंगे, राइट। अगर वो क्वांटिटी जो है किसी भी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, इसकी 10⁻⁻⁶ से कम वैल्यू की जरूरत होती है हमें डेली, तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो। और इससे ज्यादा अगर जरूरत होती है, बिग अमाउंट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप, बिग अमाउंट। काफी बड़े अमाउंट में जरूरत है तो हम उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोल देते हैं। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात आए तो इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम हो गया आपका, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज हो गई। मैक्रो की बात करेंगे तो ये देखो, मैक्रो कम अमाउंट में हमें चाहिए, ठीक है, डीएचए हो गया, ठीक, प्रोटीन हो गई। तो क्या है ना, इन सारी चीजों की बात हम लोग नेक्स्ट अभी स्लाइड में करने वाले हैं। मैंने ये पिक्चर इसलिए लगा दिया ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ पाए, ठीक है। यहाँ पे कलर्स से आप देख सकते हैं, ये वाला जो ग्रेस कलर है ये इधर साइड है, ये आपका क्या है, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है। देन मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे आप तो मैक्रोन्यूट्रिएंट वाला ये वाला पोर्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इनका। एक बार एक काम करिए, आप डिस्ट्रीब्यूशन इनका समझ लीजिए, डिवीजन समझ लीजिए पूरी तरह से, जिससे कि आप अच्छी तरह से और समझ पाएंगे। द कंपोनेंट ऑफ डाइट में क्या होता है, इनको बेसिकली दो तरह के होते हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। ये सीधा सीधा उसमें पूछ लेता है। न्यूट्रिटिव वो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव जो न्यूट्रिटिव नहीं होते, ठीक है। उनको किस लिए यूज किया जाता है, मजे के लिए, ठीक है, लुक बेटर, ठीक है, और हेल्प करते हैं, ये जो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। किस तरह से करते हैं हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। पहले इसका डिवीजन देख लीजिए आप। डिवीजन में जहां तक आप देखेंगे तो डिवीजन में आप यहां देख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये इसको क्या करते हैं, बेसिकली न्यूट्रिटिव जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम माइक्रो मैक्रो में यूज करते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव में देखिए इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन अदर केमिकल रिएक्शंस में हमें यूज होगा, जैसे वाटर है नॉन न्यूट्रिटिव है, फाइबर है वो आपका नॉन न्यूट्रिटिव है, कलर वे कंपाउंड, जैसे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कलरफुल मिठाइयाँ खाते हैं, राइट, वो सारी चीजें इसी के थ्रू आती हैं। फ्लेवर का कंपोनेंट है, ठीक है, प्लांट कंपाउंड्स हैं और अदर केमिकल जो भी यूज किए जाते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसी में, चलिए मैं कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है।
अब माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात आए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो मैं बात कर रहा था, जो न्यूट्रिटिव है उनको दो पार्ट में तोड़ते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया, राइट। माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम चाहिए होते हैं, जैसे मैंने वहां भी आपको दिखाया था, इसमें कहते हैं विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। अब इसमें भी जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मिनरल्स दो टाइप के होते हैं। चलिए मैं इसको सिर्फ डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ जिससे आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब ये हो गया माइक्रो और, ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये माइक्रो माइक्रो हो गया दोनों जगह, इसको काट के इसको मैक्रो कर लीजिए, सॉरी MICRO, ये माइक्रो हो गया और ये मैक्रो, ये क्या है मैक्रो, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं मोर, और ये लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम, फॉस्फेट, सोडियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस। अच्छा यहाँ से कैल्शियम का पूछ लेता है कि ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा मिनरल जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो बेटा आपका कैल्शियम है, ठीक है। बोन्स वगैरह के फॉर्मेशन में भी कैल्शियम का बड़ा रोल होता है, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप आएंगे तो इनकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को आप लोगे नहीं तो कोई ना कोई बीमारी आपको होने लगी, जैसे आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है इसकी कमी से, राइट। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे हम डिस्कस करेंगे और इनको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे समझिए इसको। तो कार्बोहाइड्रेट को फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। फैट को सैचुरेटेड फैट कौन सा होते हैं, एनिमल फैट जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो आपका वेजिटेबल फैट होते हैं, इसीलिए इफ यू आर टेकिंग अनसैचुरेटेड फैट दे आर मच मोर बेटर देन दैट ऑफ एनिमल फैट, ठीक है। देन प्रोटीन जो होती है वो आपकी तीन टाइप की होती है, सिंपल प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन और कॉन्जुगेटिव प्रोटीन। सबकी बात हम लोग करने वाले हैं, परेशान नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है। अनसैचुरेटेड जो वेजिटेबल फैट होते हैं उनमें भी तीन टाइप के होते हैं, ये मोनोसैचुरेटेड होते हैं, पोलोसैचुरेटेड होते हैं और हाइड्रोजनेटेड होते हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे आपकी किसके बारे में, वी विल आल्सो टॉक अबाउट द वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी जब हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद फैट सोल्यूबल विटामिन है, इजी है सारी की सारी, ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अच्छी तरह से। देखिए अब न्यूट्रिशन की बात आप करेंगे तो न्यूट्रिएंट के जो टाइप हैं वो किस तरह से हैं, ठीक है। इसमें दो तरह से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट पहला आपका रहेगा, दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिनकी ज्यादा क्वांटिटी में हमको जरूरत पड़ती है। दूसरे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या रहते हैं, विटामिन और मिनरल्स। तो इन बात को आप ध्यान रखेंगे, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। तो आप सिंपली याद रखें माइक्रो को, विटामिन और मिनरल्स को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, नॉन न्यूट्रिटिव को छोड़ के। जैसे आपका फाइबर हो गया, एसेंस हो गया, कलर, फ्लेवर, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, तो उनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं समझते हैं इन सारी चीजों को कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं हम लोग, माइक्रो का मतलब ज्यादा अमाउंट में जो जरूरत पड़ती है। अब हम कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है, तीन वर्ड से मिलकर बना है, इट इज द कंपोजिशन ऑफ थ्री वर्ड्स, कार्बो, हाइडर और एट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इंस्टेंट सोर्स की बात करें, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे बॉडी को मिलती है उसकी बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों सारी की सारी बातें जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट पे ही आती है, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या आप इसको, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो एनर्जी हमें सर्व होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर एनर्जी आपकी खत्म हो गई है, अगर आप इतना ज्यादा कर रहे हैं तो फिर दोबारा फिर हमें एनर्जी जो होती है वो फैट से मिलना शुरू होती है। अगर फैट भी खत्म हो जाए हमारी बॉडी में देन फिर क्या होता है, प्रोटीन, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये इस तरह से होता है, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए ऋषभ अगर समझ में आ गया तो एक बार थम करिए जल्दी से, फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छे शाबाश। तो दे कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट जो बने हुए होते हैं वो किससे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये इसका केमिकल कंपोजिशन इनका रहता है, ठीक है। कार्बो का बेसिकली मतलब क्या है, कार्बो मीन्स कंटेन कार्बन,
हाइडर मतलब कंटेनिंग हाइड्रोजन और 8 मीन्स कंटेनिंग ऑक्सीजन। तो कंसेप्चुअली आप इसको याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइडर मीन्स हाइड्रोजन, 8 मीन्स ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने हुए होते हैं। अब हम आते हैं, इन ऑल कार्बोहाइड्रेट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम, क्या 2:1 का रेशियो रहता है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी पूछ लेता है इन कार्बोहाइड्रेट व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, दैट विल बी 2:1। हमेशा जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट में अगर कार्बोहाइड्रेट की आप बात करोगे तो कार्बोहाइड्रेट में ये जो रेशियो है आपका वो हमेशा आपको इतना ही मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 2:1 का रेशियो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, जैसे वाटर आपका हो गया तो H2O, ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन। ठीक है, समझ पा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट आर एक्चुअली द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑपरेशंस इन आवर बॉडी। देयर आर लॉट्स ऑफ, ये काफी सारे हैं। और कौन कौन से हैं चलो थोड़ी बहुत हम लोग उनकी भी बात जो है वो कर लेंगे। ठीक है, द 2 मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं। पहला सिंपल कार्बोहाइड्रेट, देन आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आर कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या आप समझ पा रहे हैं इन सबको। आई होप दैट कि इन सबको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज की बात करेंगे तो क्या है, ग्लूकोज आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फ्रक्टोज भी आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि जो आपके ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज कार्बोहाइड्रेट आर सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच कार्बोहाइड्रेट आर सॉल्युबल इन वाटर, तो वो आपको दे देगा, या नॉट सॉल्युबल पूछ ले जैसे ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक है, और उसमें आपको माल्टोज, माल्टोज के अलावा उसने और एक दे दिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा दे देगा जैसे फैट का कुछ डाल दिया, फैट का कंपोनेंट डाल दिया उसमें, राइट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, सॉल्युबल होंगे वाटर में, बाकी जो कंपोनेंट होंगे वो सॉल्युबल नहीं होंगे। दीज आर क्रिस्टलाइन, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपने मिश्री को देखा होगा। ठीक है, आपने शुगर के छोटे छोटे दाने देखे होंगे क्रिस्टल्स के रूप में। इसके अलावा आप ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, और क्या मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे आपने नेचुरल सॉल्ट देखा हो, नेचुरल सॉल्ट जो है वो किस तरह का होता है, या फिर आपने फिटकरी को देखा हो, राइट। तो ये सारे के सारे चीज क्या है, ये क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल है, जिसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हो। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, और कॉल्ड शुगर सिंपली। ठीक है, सिंपल केमिकल चेन इनमें बनती है, केमिकल चेन बहुत ही इसकी क्या होती है, सिंपल होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं, राइट। द स्टार्च, डेक्स्ट्राइन, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड्स। अब दूसरी चीज यहाँ पे और याद रखने की आपको ये है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पहले तो ये है कि इनमें जो कार्बन चेन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्राइन होगी, ग्लूकोज होगी और सेलुलोज। ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को और क्या करते हैं हम लोग, पॉलीसेकेराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे नहीं होते हैं टेस्ट में। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं लेकिन ये मीठे नहीं होते। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि व्हाट आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो वो कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल स्टार्च आपके हो गए, जैसे आलू में होता है, राइट। डेक्स्ट्राइन, ग्लाइकोजन हो गया, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्युबल इनसॉल्युबल का बनता है, और ये क्रिस्टलाइन भी नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन इनमें होती है। तो समझ पा रहे हैं आप। अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो जो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें क्या होती है, सिंपल कार्बन चेन होती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दे हैविंग द कॉम्प्लेक्स कार्बन चेन। Simple carbohydrates are soluble in water. Complex carbohydrates are not soluble in water. Simple carbohydrates are crystalline in nature. They are non-crystalline in nature. ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं आपके मेरे प्यारे बच्चों, ये स्वीट होते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं, लेकिन जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे ढेर सारी चीजें।
ठीक है, चलिए। द प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसमें आप याद रखेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही आपकी होती हैं जो क्या करती हैं, वो आपकी कार्बन भी जिसमें होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और सम टाइम, ये याद रखना, ये हमेशा नहीं होता है, सल्फर का अमाउंट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को? चलिए। Antioxidant that help to protect your cell damage synthesis of some protein. Protein are very large molecule. They cannot be directly absorbed in our blood. तो प्रोटीन्स होती क्या है, काफी कॉम्प्लेक्स नेचर में होती हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी सल्फर भी आपको, ठीक है, मिलता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। सो दे आर टर्न्ड इनटू द अमीनो एसिड्स बाय आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्यों होता क्या है बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम्स में डिसॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है, तो फिर क्या होता है इनका, सो अमीनो एसिड्स में इनको चेंज किया जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज करने के लिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि कितने अमीनो एसिड्स जो है वो एसेंशियल हैं। देयर आर 23 अमीनो एसिड्स। आउट ऑफ दीज 9 अमीनो एसिड्स आर मस्ट अवेलेबल इन आवर डाइट। तो एसेंशियल कितने हैं? 9 आपके एसेंशियल हैं। These amino acids are used by the body to create blood, muscles, nail, skin, hair and tissues और internal organ। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमीनो एसिड्स टोटल कितने हैं, 23 हैं, ठीक है, जिनमें से 9 जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं, उनको डाइट में हमें लेना है, बिकॉज दे हेल्प टू क्रिएट ब्लड, मसल्स, नेल्स, स्किन एंड दियर टिश्यूज। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे। इंटरनल ऑर्गन जो हैं, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिवर हो गया आपका, किडनी हो गई, तो इन सारी चीजों को भी सुचारू रूप से डेवलप करने के लिए इसकी यूज किया जाता है, किसका? प्रोटीन का। बाकी जो भी टूट फूट आपकी बॉडी में है, वियरिंग एंड टीयरिंग है, तो उसको भी सेटल आउट जो है वो कौन करता है? वो प्रोटीन ही करती है, ठीक है। द प्रोटीन्स फ्रॉम न्यू टिश्यूज रिपेयर एंड ब्रोकन टिश्यूज, regulate balance of the water and acid, transport oxygen and nutrients and make antibodies। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? ये सारी की सारी चीजें प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन से जो अमीनो एसिड्स हैं उनकी हेल्प से इन सबको डील किया जाता है। वाटर का बैलेंस आपका हो गया, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, एसिड बैलेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, मेक एंटीबॉडी, ये सारा का सारा काम जो है वो किसके खाते में जाता है? ये प्रोटीन के में, ठीक है। इसकी यूटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है बॉडी में। एक्सेसिव यूज ऑफ प्रोटीन इन डाइट, स्पेशली एनिमल प्रोटीन, कैन रिजल्ट इन हार्ट डिजीज। तो आप याद रखेंगे, जब हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, ठीक है, तब मैंने आपको थोड़ा सा इंडिकेट इसमें किया था, जो एनिमल प्रोटीन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। हार्ट डिजीज इनमें प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस की, स्ट्रोक की और किडनी स्टोन्स की। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन्स आप यूज ना करें, नेचुरल प्रोटीन्स का आप यूज करेंगे, दे विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। बॉडी रिक्वायर्ड 0.36 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ आइडियल बॉडी वेट। मतलब 1 पाउंड के लिए वो आपको वेरी नाइस 0.36 ग्राम पर पाउंड के हिसाब से आपको क्या चाहिए? प्रोटीन आपको चाहिए पर डे। इफ द प्रोटीन आर नॉट टेकन इन एप्रोप्रिएट अमाउंट, देन वी मे सफर फ्रॉम द डिफिशियंसी डिजीज। और इसमें क्या होता है, इसमें इसको याद रखना है, मेरास्मस और क्वाशेरकोर, ये दोनों डिजीज हैं और इनको काफी पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। मेरास्मस और क्वाशेरकोर ये दोनों डिजीज हैं, और ये डिजीज क्या है? ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब हम फैट्स पे बात करेंगे, इस पे तो काफी लंबी बात होने वाली है, राइट। फैट की बात करेंगे हम लोग, चलिए। सो फैट में अगर आप देखेंगे तो फैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76 12:12। तो इस रेशियो को आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है? COH, COH का रेशियो क्या होगा? 76:12:12। 76:12:12 का रेशियो रहता है फैट में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द फैट कीप अस वार्म, प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन। तो आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि फैट जो है वो किस
चीज में काम आता है। तो बेसिकली क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा हमारी बॉडी को गर्म रखता है। यही रीजन है कि जो पतले लोग होते हैं, स्किनी पीपल होते हैं, उनको ज्यादा ठंडी लगती है, राइट, इन कंपैरिजन ऑफ फैटी पीपल। तो जिन लोगों में फैट अच्छा खासा होता है वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसी वजह से ये होता है कि जो मोटे लोग होते हैं, जो आपके जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, अच्छा खासा फैट उनमें होता है, उन लोगों को कम ठंडी लगती है इन कंपैरिजन ऑफ स्किनी पीपल्स। ठीक है। फैट आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का प्रोडक्शन भी अच्छे से होता है। ठीक है। फैट कैन क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर्स। Different type of fats have different characteristics and they react in different way inside our body. These are three groups of fat in the diet. They are saturated, polysaturated and monosaturated fat. ठीक है। चलिए अब देखते हैं, the intake of structure fat increase the chances of heart disease due to the increase of cholesterol in the blood. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब शुरुआत में हम बात कर रहे थे, तो अगर सैचुरेटेड फैट आप लेते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड फैट को और क्या बोलते हैं, एनिमल फैट भी एक तरह से बोल सकते हो आप, अननेचुरल फैट। तो उसको फैट अगर आप ज्यादा लेते हो तो हार्ट डिजीज होने के आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल ब्लड में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द सच फैट आर फाउंड इन द फास्ट फूड में, ये इस तरह का फैट आपको मिलता है, पेस्ट्रीज होगी, ठीक है, एंड बिस्किट्स। बिस्किट, पेस्ट्रीज और फूड अगर आप देखेंगे इस तरह के पेस्ट्रीज वगैरह, तो जो फास्ट फूड है उनमें जो आपका सैचुरेटेड फैट काफी पाया जाता है। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आप फूड में जो फास्ट फूड है वो कम खाएं, पेस्ट्रीज वगैरह है वो कम खाएं और बिस्किट्स को भी कम खाया जाए। ठीक है। चलिए आगे। पॉलीसैचुरेटेड फैट आर द मोनोसैचुरेटेड फैट हेल्प्स इन लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जो आपका पॉलीसैचुरेटेड फैट है, पॉलीसैचुरेटेड फैट और मोनोसैचुरेटेड फैट क्या करता है, आपको हेल्प करता है आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में। ठीक है। द पॉलीसैचुरेटेड फैट आर स्लाइटली बेटर देन मोनोसैचुरेटेड फैट। अब जब पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट की बात करेंगे तो इनमें से भी बेटा अगर पूछ लेता है कभी कभी कि सबसे ज्यादा अच्छा वाला फैट जो होता है वो कौन सा होता है, तो इसको मैं लिख देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, मोनोसैचुरेटेड जो फैट है वो सबसे अच्छा होता है, राइट। उससे कम अच्छा होता है वो आपका पॉलीसैचुरेटेड, ठीक है, और फिर उसके बाद सैचुरेटेड। तो अगर आपसे हेल्थ के पर्सपेक्टिव में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर पूछ ले तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, मोनोसैचुरेटेड, देन पॉलीसैचुरेटेड और उसके बाद सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो सबसे खराब होता है बॉडी के लिए, और मोनोसैचुरेटेड फैट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है मेरे प्यारे बच्चों आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। सो फैट्स आर एसेंशियल इन द डाइट बट क्वांटिटी ऑफ इनटेक शुड बी लिमिटेड। ये नहीं है, कई एक बार देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि उनका अगर वेट थोड़ा सा बढ़ गया तो वो फैट खाना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं होता कि आप फैट खाना बंद कर देंगे तो आपकी हेल्थ या आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अभी हम जब विटामिन पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके साथ डिस्कस करूंगा पूरी तरह से कि अगर आप अच्छी क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में फैट नहीं लेंगे तो कुछ विटामिन और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी में सॉल्युबल ही नहीं होंगे, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, और वो विटामिन अगर आप नहीं लोगे फैट तो वो अपनी बॉडी में एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगे, इसकी वजह से आपको कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फैट्स, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे वाटर की। वाटर इज द कंपोनेंट विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। चलिए आवर बॉडी और आवर ब्लड की बात करें तो 90% वाटर जो है हमारे ब्लड में होता है। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। तो जहां बॉडी में जिस जगह पे पहुंचानी है आपको सामान, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, एक तरह से ये बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो एक तरह से जो ट्रक का रोल रहता है ना, अब हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ट्रक हो गया और छोटी छोटी गाड़ियां हो गई, रेल गाड़ियां हो गई, जो ढोने के लिए जितना काम रहता है लोडिंग अनलोडिंग का, वो सारा का सारा समझ लीजिए कि आपका वाटर ही करता है मोस्टली। ठीक है। इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू द एक्सर्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट है, एक तो ये हो गया क्या है कि आपने जो यूज का सामान था वो आपने ट्रक में लादा और एक जगह पहुंचा दिया, फिर वहां से जब वहां पे बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाएगा, अनयूज सामान इकट्ठा हो जाएगा, तो आपको लाके ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा अलग जगह, ठीक है, तो वो काम भी आपका वाटर ही करेगा। ठीक है। सो इट आल्सो इम्पोर्टेंट टू द एक्सर्शन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, इट आल्सो रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर।
इससे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है कि बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन जो है वो कौन करता है, वो आपका वाटर ही करता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आप इसको समझ लीजिए, जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर जो आपको बहुत ज्यादा हीट लग रही है, बहुत ज्यादा हीट गर्मी लग रही है, तो क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है, आपको पसीना आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, जैसे आपको पसीना आएगा तो फिर क्या होता है, इवेपोरेशन शुरू होता है। जब आपको इवेपोरेशन होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या करेगी, वो लेटेंट हीट के थ्रू क्या करेगी, कुछ ना कुछ हीट कम कर देगी आपकी बॉडी को। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। इस तरह से ये वाटर क्या करता है, ये इट हेल्प्स टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इट इज ए वाइटल फॉर द वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। इट इज एन एसेंशियल फॉर द बॉडी मेटाबॉलिज्म। Next, UNICEF says that the water is not included in the macronutrients, but USDA, United States of Dietary Association, includes in the part of macronutrient। तो अगर यहाँ से, वैसे ये 12th में नहीं पूछा जाता है, अगर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है कि यूनिसेफ जो है इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कंसीडर नहीं करता है, लेकिन यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डाइटरी एसोसिएशन जो है वो वाटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या करता है, आपका साझा करता है इसको। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। एज द मैटर ऑफ फैक्ट द माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट आर कंज्यूम्ड इन लार्ज अमाउंट। अगर आप मैटर ऑफ फैक्ट की बात करेंगे, सिर्फ जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो काफी ज्यादा अमाउंट में हमें लेने पड़ते हैं। वाटर मस्ट बी टेकन इन द लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, ऐसा बोला जाता है 5 से 6 लीटर आप पानी लीजिए तो बहुत बेहतर है, राइट। Therefore it can be considered as the part of macronutrient, ठीक है। अब ये हेल्प किस तरह से कर रहा है उसको भी आप देख लीजिए, ठीक है। वाटर की आप देखें, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ही रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट में आपका कैल्शियम पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, सोडियम आपका पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, वाटर में अवेलेबल होती हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को रखती हैं, जिससे कि आपको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हो। देन होम्योस्टेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग स्टेडी स्टेट इन द बॉडी। तो क्या है स्टेडी स्टेट में, समझिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इट वर्क्स एज ए ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। जहां पे जिस चीज की जरूरत है उसको पहुंचा दिया, जिस चीज की जरूरत नहीं है निकाल के बाहर कर दिया, राइट। टेम्परेचर का मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से ये बोल सकते हो आप होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है। देन डिहाइड्रेशन की बात करें, सेव द रिडक्शन ऑफ बॉडी वाटर कंटेंट, ठीक है, कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन बॉडीज लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होगा, अभी देखो आपको बहुत ज्यादा क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लूज मोशन अगर आपको हो जाते हैं तो वाटर रिटेंशन इतना ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, राइट। तो ये क्या करता है, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करता है पूरी तरह से, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमने बात करी थी पहले ही कि माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके क्या होते हैं, इस तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी में इनकी कम जरूरत होती है, दे आर नीड वेरी लेस अमाउंट, ठीक है। Then micronutrients are required in very less amount. These nutrients are extremely significant for the normal functioning of our body. The main function of these micronutrients are enable the various good chemical reactions in our body, ठीक है। Then minerals are further divided into two categories, namely macronutrient and micronutrient or trace mineral। इनकी भी बात हम लोग करेंगे अभी। The explanation of micronutrient are given on next page। चलिए देखते हैं। The minerals are essential in our diet, ठीक है। About 4% of our body weight is made up of minerals. Minerals are required for the healthy teeth, bones and muscles. Mineral is also used for the body of various activities such as the transmission of nerve impulse formation, hormones maintenance and हार्टबीट। इन सारी की सारी चीजों में आपके मिनरल्स जो है वो हेल्प करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए, द मेजर मिनरल्स, इनको मैं इंडिकेट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। द मेजर मिनरल्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और द ट्रेस मिनरल्स।
इन आवर बॉडी रिक्वायर अमाउंट ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसमें एक बात और आती है कि अगर आपसे पूछ लेता है, एक होता है माइक्रो, ठीक है, माइक्रो से ज्यादा कौन से होते हैं, मैक्रो, और इनसे भी सबसे कम जो होते हैं उनको बोला जाता है ट्रेस। तो ट्रेस मिनरल्स सबसे कम मात्रा में चाहिए, उससे ज्यादा माइक्रो, देन सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए, मैक्रो। ठीक है, समझ पा रहे हैं। द मैक्रो मिनरल्स आर द मैक्रो एलिमेंट सच एज द कैल्शियम आपका हो गया, फॉस्फोरस उसमें आ जाएगा, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सल्फर आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इनटू द मोर अमाउंट। जैसे 0.1 ग्राम ऑफ ईच मिनरल पर डे, इससे ज्यादा ही इनमें से चाहिए। ठीक है, देन माइक्रो की बात करेंगे आप लोग। माइक्रो मिनरल्स में देखिए द कॉपर, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, ठीक है, कोबाल्ट आपका हो गया, क्रोमियम उसमें हो गया, सेलेनियम, जिंक रिक्वायर्ड लेस अमाउंट, फॉर एग्जांपल 0.01 ग्राम, ठीक है, ऑफ ईच ट्रेस। अब हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपके रह नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ों को उसी तरह से रखा जाए जिस तरह से आप लोग समझना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, राइट। चलिए, सो समझते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को।